काकताली न्याय से कहो 1996 में आचार्य श्री की आज्ञानुसार वहाँ खंडेला का पंचकल्याणक मेरे सानिध्य में ही बड़ी विचित्र स्थिति है। वहाँ एक छोटे से स्थान पर जहाँ कोई ट्रैक्टर भी नहीं जा सकता, छोटी सी गली में मंदिर है। बड़ी विचित्र कहानी है। प्रश्न करते ही मुझे सब कुछ झूल रहा है आंखों में। ऐसी विचित्र कहानी उस खंड पंचकणा की, जिसने एक प्रतिष्ठाचारी खोया। उस पंचकल्याण की स्थितियों का, और यदि मैं सावधान नहीं होता तो कोई एक आध और जाता। वो तो भाग्य से मुझे निमित्त मिला, मैं गया। इतनी भयंकर भूल को हमने 4 से 5 दिन में सुधारने का प्रयास किया। 15 फुट की वो तंग मूर्ति को, जो ऐसे गलत स्थान पर बैठी थी, जो कुछ भी अनर्थ करा सकती थी, उसको 3-4 दिन के अंदर अलग से नया मंदिर बनना, नए स्थान बनना। और कितनी ऊंची है मूर्ति? 15 फुट की मूर्ति। जब उनने पूछा मैंने कि भाई ये गई कैसे, बोले कम से कम महीना भर गया था अंदर ले जाने में। और छोटा सा ऐसे ही मंदिर था, उसमें अंदर रखी। बहुत बड़ी कहानी थी, लेकिन आप तो सबको मालूम है, जब एक बार सिर लगा देता हूँ तो पहाड़ से सिर फोड़ता हूँ। अभी तक तो सिर नहीं फूटा, पहाड़ ही फूटा है। फिर उसको कहीं रखने का स्थान नहीं, 40 फुट ऊपर जाकर के उसको नीचे से भरकर खड़ा किया। बहुत बड़ी विचित्र कहानी थी। पंचकल्याण के समय से हुआ, बहुत अच्छा। अब सबसे बड़ा वहाँ के विकास का कारण है वहाँ की कमेटियों की राजनीति। कुछ चंद लोगों के व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण से सोचा था बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र उसको बनाया जाए, बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र। लेकिन वो कमेटियों की वहाँ बहुत छोटा सोच है। हमारे पहले बताते थे लोग कि जब भी मीटिंग होती थी, हर मीटिंग करने वालों की जेब में पत्थर जरूर होते थे। और मीटिंग हुई नहीं और पत्थर, सबके पत्थर फेंकते थे। किसी भी साधु पर एक मत नहीं हुए। पंचकणक के लिए वर्षों से पंचकणक पड़ा, क्योंकि जब भी मीटिंग होगी वहां की पत्थर फेंकते थे। सिर फूट नहीं है, साधु पर सब एक मत नहीं हुए। जैसे तैसे दोनों कमेटियां मेरे नाम पर एक मत हुई, और मेरे नाम पर एक मत होते ही मैं घबरा गया, तो मेरे सिर में भार। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं जाऊंगा। तो उनको पता चला कि ये तो मानेंगे नहीं, इनकी चाबी आचार्य के पास है। आचार्य कह देंगे तो इनकी हिम्मत नहीं कि मना। आचार्य पास गए। आचार्य को हमने सारी कहानी बताई। आचार्य ने कहा जाओ, मेरे आशीर्वाद का हेलमेट है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जय हो जय हो। मैंने सब बताई, महाराज जी वहाँ ये हाल है। मैंने कहा जाओ, आशीर्वाद है, अच्छा करके आओ, बढ़िया है। बहुत दिन वहाँ जाने के मैं पहले जाते ही आचार्य का आशीर्वाद आ गया, और उनका आशीर्वाद आया। दूसरे तीसरे दिन हमारे पैर में फ्रैक्चर हो गया। अब हमें कुछ होते ही जितने छात्र संसार में छेदपाल पौनवती जिनको आती है ना, ये सब एक साथ बोल पड़ते हैं। मुझे कुछ हुआ नहीं, वो कहते मैंने किया।
किसी भी हालत में सुधा सागर महाराज खंडेला नहीं जा सकते। वहाँ के अध्यक्ष जी से पूनम चंद जी झरियावाल उन्होंने कहा महाराज जी अब क्या होगा? गंगवाल झरियावाल नहीं, गंगवाल थे, जयपुर के थे। बोले महाराज जी अब क्या होगा? मैंने क्यों? बोले सब तरफ से चर्चा है, जितनों को देवता आते सबने कह दिया कि वो पहुंच ही नहीं सकते। अब क्या होगा? मैंने कहा भाई देखो, मेरे गुरु संयमी है कि असंयमी? संयमी। बोलो। संयमी। और मैं कैसा हूँ? संयमी। संयमी। और तुम्हारे क्षेत्रपाल पद्मावती? असंयमी। असंयमी। तो संयमी की बात सही निकलेगी कि असंयमी की? संयमी की। मुझे तो मालूम है कि उधर गुरु का आशीर्वाद या मेरी भावना होगा। बोले महाराज आप जा ही नहीं सकते। डॉक्टर ने कह दिया उंगली में फ्रैक्चर था, 1.5 महीने का बेड रेस्ट। महाराज पर्ची में लिखा है, मैंने पर्ची पढ़ी। मैंने जिस डॉक्टर को यही पता नहीं है कि दिगंबर साधु का बेड होता ही नहीं है, तखत रेस्ट होता है। प्रदीप जी, जैन साधु बेड पे, अब तुम लिख रहे हो कि बेड रेस्ट, तो मैंने कि भाई उसको मालूम ही नहीं। सुबह 10 बजे डॉक्टर ने हाँ कहा, ये कहा महाराज तो ऐसे ही कहते ही रहते। 1:30 बजे हम चुल्लक वगैरह को इशारा थोड़ा बहुत करके 1:30 बजे लगभग में उठे, पीछे कमंडल उठाया और 1.5 पाँव से 16 किलोमीटर चला। जय हो। 2 पाँव से नहीं, उंगली में था आगे पैर की, तो यूं यूं करके 16 किलोमीटर चला शाम को। और बेनार से खुर्रगांव था, खुर्रापुर, खोरा वहाँ पहुँच करके रात को पहुँचे। जैसे तैसे पहुँच करके बीच का एक पंचगढ़ और निपटाया, खंडे और का रहनवाल का। वहाँ के बाद फिर बड़ी विचित्र आभास हुआ, एकदम ऐसी परिणति हुई और मेरे जाने की बात सुने और हम लोगों ने निर्णय कर लिया उसी दिन, मई का महीना, भयंकर गर्मी और पहले ही ग्रास में अंतरा है। अब हमने कहा क्या करें? चुल्लक जी कहते अब आज बिहार नहीं करोगे आप, संस्मरण में पूरा करोगे? रहमन पूरा कर दो। संस्मरण है एक प्रकार का। आगे 10 किलोमीटर पर भैरव सिंह शेखावत का गांव था, खाचरियावास। तो हमने कहा चलो अपन धीरे धीरे 10 किलोमीटर, ठाकुर साहब भी बहुत बार कहते रहते हैं चलते। अब वहाँ रात्रि में लेट गया, निकल महाराज सुबह आप बिहार नहीं करोगे? हमने करेंगे ही नहीं, क्या को करना है, अंतराय है। तो वहाँ अपनी समाज है, मंदिर भी था। सुबह टाइम उठ करके 3 बजे से जो आवाज आई, रुको मत चलो, रुको मत चलो। हमने कहा कौन बोल रहा है रुको मत चलो? बस रुको मत चलो, रुको मत चलो, जैसे तुम कैसेट लगाते ना, कैसेट एक ही धुन में चलता रहा। मैं ध्यान में बैठ गया, रुको मत चलो, रुको मत चलो, रुको मत चलो, रुको मत चलो। अब मेरा दिमाग खराब होने लगा, मेरे माथा खराब कर। फिर मैं 5, साढ़े 5 बजे उठ करके कमंडल उठाई लिया और मैं चला गया। इन्होंने कहा महाराज कल आपने कहा था हम बिहार नहीं करेंगे। मैंने कहा ये तो अंदर की बात थी, अपन ने किसी श्रावक से थोड़ी बोला था। चले जाकर के बाय पड़ता है 10 किलोमीटर में, उसमें अंदर प्रवेश कर दिया, पूरे डंडो फंडो समाज सब आ गई और आधे गांव में प्रवेश किया और फिर वही आवाज आ रही यहाँ नहीं रुको चलो। मंदिर दिख रहा है और बीच बाजार में ये आवाज आई रुको मत चलो, रुको मत चलो, रुको मत चलो, रुको मत।
मैंने कहा कि देखो कुछ ना कुछ तो संकेत है। मैंने बीच बाजार में, आप कल्पना करो, हम तुम्हारे नगर में प्रवेश करें ललितपुर वालों और घंटा घर पहुंच के मुड़ जाएं, तुम्हारी क्या हालत हुई है? बीच बाजार में से मैं मुड़ गया, सारे बाजे बोले महाराज मंदिर सामने है। मैंने कहा नहीं अभी नहीं, अब जा रहा हूं। और उस समय 14 किलोमीटर और चला, यानी सुबह 24 किलोमीटर चल के खाटू श्याम जी पहुंचा। कल अंतराय था, 24 किलोमीटर पहली बार सुबह सुबह चले। पैरों की हालत ये हो गई, वहां चढ़िया हुई। फिर शाम को फिर 18 किलोमीटर चले पलसाना। फिर सुबह 18 किलोमीटर चले। एक हार में 72 किलोमीटर ऑन ले, एक हार में। उस दिन तो अंतराय था ही शुरू में। एक हार के अंदर 72 किलोमीटर चल के वहां पहुंचे। वहां का जो मैनेजर था उसने कमेटी को कहा कि भाई महाराज जी आए सुधार सागर। तो कमेटी के पागल है, महाराज जी पैदल चलते, कोई हवाई जहाज से आगे गया? कल तो हम महाराज को छोड़ के आए किशनगढ़ रेलवे भारी बढ़ता, महाराज हवाई जहाज आगे गया। वो कोई दूसरे महाराज आ गए हो, तुझे पता नहीं है। अरे भाई मैं जानता हूँ, दो छुल्लक जी है और महाराज जी है। अब पैरों की हालत, सारी चमड़ी पैरों के ऊपर आ गई, इतने फूले, हालत बहुत खराब। और वहां जाते ही उसके पहले वो आवाज आ रही थी, प्रतिष्ठाचार्य चले गए, एक ब्रह्मचारी जी थे, उन्होंने भी जिस दिन वहां जाने का भाव किया, हमारे पहुंचने के लिए, हमारे फ्रैक्चर के पहले की बात है, एक दिन पहले, कि महाराज से पहले जाकर के हम वहाँ की व्यवस्था करते। बस वो शाम को पानी लेते थे, तो पानी लेकर के वो बाथरूम गए, कमेटी गाड़ी बाहर चली गई और ब्रह्मचारी जी ऊपर पंडित ब्रह्मचारी सूरजमल जी साहब थे, वो चले गए, वही प्रतिष्ठाचार्य थे मुख्य। वहां पहुंचते ही मुझे एहसास हुआ, मेरे पैर कांप गए। स्थिति हालत ऐसी तो मुझे भी दिन में तारे दिख गए। अब 4-5 दिन पंचकर्मा के पंडाल लग गया, सब कुछ हो गया और हालत बहुत खतरनाक। हमने अध्यक्ष जी को बुलाया, मैंने कहा देखो, एक तो चले गए मुखिया, अब अपन 2 मुखिया है, तुम अध्यक्ष हो, मैं महाराज हूँ, तो ऐसा करते हैं अपन दोनों पर्ची डाल करके पेश करते, कौन जाएगा, पर्ची उठा लेते, एक को तो और जाना है पक्का है, कोई ना कोई एक जाएगा, या तो तुम जाओगे क्योंकि तुम अध्यक्ष हो, और या मैं जाऊंगा। अब 2 में से किसको जाना है ये अपन पर्ची उठा के निश्चय करते हैं, और जिसका निर्णय होगा अपन पर्ची चढ़ा देंगे। बोलो महाराज जी ऐसा तो नहीं होना चाहिए, करे क्या? और वो स्थिति उस दिन के बाद जो मैंने वास्तु के दुष्परिणाम, बस वहीं से मेरा दिमाग बदला। प्रसंग आ गया तो मैंने कहा ना, स्मृति आ जाए तो फिर पूरी, वहीं से फिर वास्तु पर अकाट विश्वास हुआ। और ऐसी स्थिति को देख करके, बहुत भयानक स्थिति थी, मतलब कुछ भी हो सकता। फिर जैसे तैसे करके, अब उतनी मूर्ति को कोई तैयार नहीं। एक किशनगढ़ के निहाल पहाड़िया थे, वो प्रतिदिन आते थे, तो मैंने कहा ऐसे आने से क्या फायदा, जब समस्या है उसका समाधान करो तो बात करें। और मैं कहा महाराज जी यहाँ ट्रक भी नहीं आ सकता। सारे माइंसों से उन्होंने, अशोक पाटनी वगैरह से सबसे बात करके, उन्होंने जितने उनकी दुनिया के जितने साधन है सब लाके पटक दो, लेकिन ये काम होना। सारे मूर्ति उठाने वालों ने कहा 15 दिन के पहले मूर्ति जा नहीं सकती। एक मूर्ति वाले मोमडन्स बंधु था टोंक का, निहाल पहाड़िया, उसको लाए,
बोले भाई ये काम कर सकते हो? तो उसने कहा शर्त एक है कि जब से मूर्ति उठेगी और जब तक मूर्ति खड़ी नहीं होगी महाराज जी सामने रहेंगे। यदि ये सामने से हट गए तो मैं भी हट जाऊंगा और मैं बीच में मूर्ति छोड़ के भाग जाऊंगा। 1 मिनट को भी महाराज जी नहीं हटना चाहिए सामने से। मैंने कि भाई मेरी चर्या अलग होती है, मैं कब तक बैठा रहूंगा? तो बोला मतलब फिर मैं उठाऊंगा नहीं। बोले आप लघु शंका भी नहीं जाओगे? कहीं उठोगे नहीं 1 मिनट के लिए भी आप। अब उसने कहा ठीक। मैंने कहा ठीक भाई मैं बैठता हूँ। शाम का समय था। बोले रात में भी आप शयन नहीं करें? मैंने कहा वो तो मैं चला लूंगा नींद तो कोई मतलब नहीं। और मैं छत पे जाकर के बैठ गया। क्या गजब वो दृश्य अभी भी आता है। उसने मूर्ति को नीचे से लेकर 40 फुट ऊपर मात्र 20 मिनट में पहुंचा दिया। ओनली 20 मिनट्स। क्या उसके पास कला थी? एक तार मात्र उसने बांधा, बिजली का तार होता ना मौजूद, वो तार बांधा और दूसरा तार यूं लिया रिंग वाला, एक चरखी लाया था। हाँ चरखी लाया। चरखी को उसने एक कदम पर खड़ा किया। कदम है ना पिलर, बस वो यहाँ चलाता जाए और मूर्ति बढ़ती जाए। अब रात के करीबन 9:30-10 बजे होंगे। बोले महाराज जी मूर्ति बैठ गई, अब आप बताओ कहाँ खड़ी करना है? अब मैंने कहा मैं रात में मैं क्या करूं? मैंने कहा भाई रात में तो हम नहीं देख पाएंगे, गलत बैठ गई, कोई स्थान गलत हो गया तो क्या करेंगे? तो अभी भाग जाएगा। मैंने इशारे से कहा कि सुबह तक रोको इसको। तो बोला महाराज मूर्ति अधर में रुकी रहेगी। पूरी रात मूर्ति अधर में रुकी रही। सुबह उठकर खंडेला की मूर्ति बैठी, तो सानंद पंच कल्याणक हुआ। आप मतलब कैसे रिक्सी कार्य के लिए करना पड़ते है। यानी जान हथेली पे थी उस दिन, कुछ भी हो सकता था। लेकिन मुझे इसलिए कुछ नहीं होता कि अभी ललितपुर का पंचकण करना बाकी था। जय हो जय हो जय हो। मैं तो हमेशा भगवान के नाम पे थोप देता हूँ कि भाई आज मुझे क्यों नहीं हुआ, तो मैं सुबह भगवान के दर्शन करता हूँ तो भगवान मुझे कल हो ही नहीं सकता कुछ, क्योंकि सुबह मेरे दर्शन करने की लकीर मेरे हाथ में है। हाथ में है। तो क्या होगा? कुछ नहीं। बहुत ऐसे खंडेला क्षेत्र के लिए बस वहाँ की कमेटी सुधर जाए, वो क्षेत्र व्यापक हो जाए,